हेलो दोस्तों। तो आज न्यूटन के गति में हम आज देखेंगे कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम, और इसमें देखिए हम इसकी परिभाषा देख चुके थे। अब इसी के आगे न्यूटन का तीसरा नियम किस तरीके से यूज़ किया जाता है अपन उसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज देखिए हम ये जान चुके थे कि क्रिया और प्रतिक्रिया आखिर होती क्या है। आज हम देखेंगे इसमें कि FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। मतलब ये है कि जब न्यूमेरिकल हमारे सामने आएगा तो उसमें सबसे पहले कौन सी ऐसी बात है जो हमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आपको सिखाएंगे FBD बनाना यानी फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हम समझते हैं FBD जिसको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम, ये बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब इसमें ज़रा समझिए कि फ्री बॉडी डायग्राम आखिर बनाया कैसे जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को समझिए। देखिए मान लीजिए कि ये ग्राउंड पे कोई वस्तु रखी गई है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसका द्रव्यमान m मान लें। तो आप अगर ये रेस्ट पे है, मतलब ये रुकी हुई अवस्था में, विरामावस्था में है, तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे हमें इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना तो नीचे जा रहा है, ना तो आगे जा रहा है, ना तो पीछे जा रहा है। इसका मतलब कि इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा, जो भी बल लग रहा होगा, सारे बलों का योग 0 होगा, या आप कहेंगे कोई बल नहीं लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस दिशा में और इस दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, तो क्या ऊपर और नीचे कोई बल लग रहा है? अपन इसी चीज़ को समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसमें आपको पता नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाएगा और किस तरीके से आप इसे समझेंगे, आपको ये देखना है। ठीक है, और जैसे हम बताएंगे वैसे आपको सीखना है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो m किलोग्राम की वस्तु है, ये इसके ऊपर आप सभी को पता है कि नीचे की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसको Fg बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये बोलेंगे। जो इसकी वैल्यू होगी वो m × g के बराबर होगी। अगर इसका द्रव्यमान m है तो इसके ऊपर नीचे की तरफ त्वरण जो लगता है वो g लगता है, तो mg हो जाएगा ये। लेकिन बात यह है कि क्या इसके ऊपर अगर इस वस्तु के ऊपर नीचे की तरफ अगर mg लग रहा है तो क्या यह वस्तु नीचे जा रही है? नहीं। आप कहेंगे जैसे किसी भी चीज़ की बात कर लें, नॉर्मली चलिए इस माचिस की बात कर लेते हैं। सिगरेट नहीं पीते हैं, बस वो ऐसे ही रखा था। देखिए अगर हम इसकी बात कर लें तो ये माचिस कहाँ है? ये हाथ पे है, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है ना कि नीचे की तरफ अगर mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसे बैलेंस कर रहा है। अब उसी चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, देखिए हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो इसका मतलब इसी के ऊपर की तरफ भी एक बल लग रहा होगा जिसको हम बोल देते हैं, जिसको नाम दे देते हैं n। n का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स, n को बोलते हैं अपन नॉर्मल फोर्स, और इसको बोला जाता है अभिलंब बल। इसको हम बोलते हैं अभिलंब बल, ये अपन बोल देते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल ये होता है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए अगर ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है ना कि इसके ऊपर जितने भी बल लग रहे हैं सभी बलों का योग यानी F नेट की वैल्यू, इसका मतलब 0 है। इसका क्या मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ा जाए तो देखिए अगर नीचे वाले को पॉजिटिव ले लें, अगर mg को अगर आप नीचे वाली दिशा को पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर आपको क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव। तो इसका मतलब mg में n जोड़िए तो n कैसा लेकिन है? निगेटिव, = 0। अब इतना तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये mg - n बराबर आप 0 लिखेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं mg = n, या इसी को लिख सकते हैं n = mg। हम ये कहते हैं यहाँ पर कि अगर इस वस्तु के ऊपर ये वस्तु किधर भी मूव नहीं कर रही है, मतलब ना तो ऊपर ना तो नीचे, इसका मतलब ये होता है कि इस वस्तु के ऊपर जो ऊपर वाला बल लग रहा है और जो नीचे वाला है ये दोनों आपस में क्या है? बराबर।
ना वस्तु इधर जा रही है ना इधर जा रही है, इसका मतलब कि ना इधर कोई फोर्स लग रहा है ना तो इधर कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये फोर्स लगते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा होता है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना, जैसे अगर हम दो बॉडी की बात कर लें, एक बॉडी ये ले लें और दूसरी मान लो कि आप ये ले लें। ठीक है, ऐसे मान लो ले लिया आपने और नीचे इस तरीके से ग्राउंड ले लिया। तो आप एक बात ध्यान रखना कि अगर हम कहें कि इसके ऊपर मान लो कि इसका द्रव्यमान m है और इसका कैपिटल M है। ठीक है, अगर इसके ऊपर नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये mg जो लग रहा है इस धरातल के ऊपर लग रहा है, किधर, नीचे की तरफ। तो धरातल भी इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, ये मान लेते हैं n1। क्या मान लेते हैं? n1। बात को समझिएगा। अब अगर अकेले हमें इसको दिखाना पड़े, अगर अकेले हमको इसको दिखाना पड़े तो इसका मास कैपिटल M है तो नीचे की तरफ लगेगा कैपिटल M इंटू जी, ये नीचे की तरफ लगेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है वो समझिएगा। अगर हम इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल जिसको N2 मान लें, तो ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। मेन चीज़ क्या ध्यान रखने वाली है, देखिए इस सरफेस से, मतलब इस सरफेस से, इस पृष्ठ से ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? N1 लग रहा है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि इसका मतलब इस पृष्ठ के ऊपर भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, वो N1 ही होगा। नीचे की तरफ लगेगा N1। ये आप कहेंगे कि क्रिया प्रतिक्रिया बल से इस चीज़ को हम सीखते हैं कि अगर इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ से ऊपर की तरफ अगर इसके पृष्ठ पर N1 लग रहा है तो इसके पृष्ठ पर भी बराबर बल लगेगा जो N1 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम N2 की बात करें, अगर N2 को हम समझना चाहें, हम ये समझना चाहें कि जो इसके ऊपर अभिलंब बल लगेगा वो कितना होगा, तो देखिए हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि इसके ऊपर तो कोई अलग से बल लग नहीं रहा है, यानी कि F नेट की वैल्यू क्या होगी? 0। अब यहाँ पर समझिए ऊपर की तरफ कितने, सबको जोड़ दिया जाए। आप ऊपर की तरफ को निगेटिव लिए हैं और नीचे वाले को पॉजिटिव लिए हैं, तो नीचे वाला mg और n1 ये नीचे की तरफ है, तो कैपिटल mg प्लस n1 ये नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे। इसी में ये n2 ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर हम लेंगे n2 लेकिन निगेटिव इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखिए क्या आएगा, mg प्लस n1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। तो यहाँ से माइनस n2 बराबर 0। आप यहाँ पे क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो n2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा mg प्लस n1। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ पता है कि जो n1 की वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ से देखा जाए अगर, तो देखिए हम कहें अगर इसकी बात, इसको अगर ये मान लें तो स्मॉल m है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? n1। अरे इसके ऊपर n1 ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि n1 और mg दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? जब ये दोनों n1 और mg आपस में बराबर होंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि n2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू जी, और n1 की वैल्यू क्या है? स्मॉल mg के बराबर, तो लिखेंगे प्लस स्मॉल mg, ये हो गया। तो n2 बराबर आप m प्लस m और g यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा n2 बराबर m प्लस m इंटू जी, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये देखने को मिला कि नॉर्मल फोर्स यानी कि अभिलंब बल इस तरीके से निकाला जाता है और इसका FVD इसी तरीके से बनता है। ठीक है, थोड़ा हम आपको ना इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी समझा दें। देखिए इसको हम हटा रहे हैं, आप चाहें इसकी FVD बनाना तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, पॉइंट मास के रूप में। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसको ना, इसी को आप इस तरीके से पॉइंट मास मान लो, इसके ऊपर जितने फोर्स लगेंगे ना वो सब रिप्रेजेंट कर दो। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? n, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, ये बन गया आपका FVD। ठीक है, अब कहेंगे कि ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि n और mg दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आप इसका FVD अलग से बनाओ, ये m है, इसके ऊपर बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं? ऊपर की तरफ n1 और नीचे की तरफ लग रहा है mg, आप ये बता दिए। ठीक है, अब इसकी बारी आती है
तो इसका अलग से बनाओ, कैपिटल M है। ऊपर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है N2 और नीचे की तरफ लग रहा है N1 और कैपिटल mg, तो N1 और कैपिटल mg ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं इसको भी। यहाँ से कहेंगे कि ये बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है, इसका मतलब N1 और mg आपस में क्या है, बराबर। यहाँ से अगर बात करें तो आप कहेंगे कि N2 बराबर आपका आएगा N1 प्लस mg, तो N1 प्लस कैपिटल mg आपका ये आएगा। तो N1 के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे, स्मॉल mg और प्लस कैपिटल mg। आप इस तरीके से भी FVD बना सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है, आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से FVD बनाओ, अदरवाइज आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। कहानी समझ में आई? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी ज़रूरत अपने को पड़ेगी। एक और आपको हम इसमें समझा दे रहे हैं, हमें नॉर्मली क्या होगा, इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी जब हम फ्रिक्शन यानी घर्षण का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, उस टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने पहले ही आपको इसमें बता दिया है, कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। चलिए ज़रा एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लीजिए एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। हमें इसमें सारे फोर्सेस डिनोट करने हैं, प्रदर्शित करने हैं कि इसमें कितने बल लग रहे हैं और किधर को लग रहे हैं, ये सब हमको बताना है, ठीक है। ये मान लीजिए एक स्फेयर यानी कि गोला है, ठोस गोला है, ठीक, और दूसरा वाला भी आपका ठोस गोला है। अब इसी में समझना है कि इनके ऊपर कितने बल लग रहे हैं और किधर किधर को लग रहे हैं, ठीक है। ये अपने को समझना है। चलिए जी इसमें देखते हैं अपन। देखिए अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी अभिलंब बल लगता है हमेशा सेंटर से लगता है या सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि ये, तो यहाँ पर ये टच में है ना, टच में है तो इसका मतलब अभिलंब बल लगेगा, तो इससे इसके ऊपर जो अभिलंब बल लगेगा वो अंदर की तरफ होगा, जिसको N1 मान लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें तो इसके ऊपर यहाँ से अभिलंब बल किधर लगेगा, सेंटर की तरफ, ये आप N2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए दोनों टच में है, तो एक अभिलंब बल इस सेंटर की ओर लग रहा होगा और एक अभिलंब बल इस सेंटर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। ये लग रहा होगा इस तरीके से, थोड़ा सा गोला अलग तरीके से रखा गया है। तो ये आप मान लीजिए कि अगर ये N3 है तो ये भी आपका N3 ही होगा, क्योंकि बराबर और विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा टच में, ये फोटो थोड़ी सी ऊपर होगी, ये दोनों एक दूसरे के, ये आप समझिए ना, ये इस तरीके से सॉरी, ये N3। अगर यहाँ की बात करें तो किधर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ, जिसको हम बोल देंगे N4। तो इतने बल तो ये लग रहे हैं, ठीक है। अगर G की बात करते हैं तो इसके ऊपर अगर मान लीजिए स्मॉल m है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, तो सेंटर से नीचे की तरफ लग रहा होगा आपका m इंटू जी, यहाँ से सेंटर से नीचे की तरफ लग रहा होगा कैपिटल M इंटू जी, और इस तरीके से इसमें सारे फोर्स दिखाए जाते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बात हो गई। चलिए जी अब आगे हम समझते हैं संवेग संरक्षण को, ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आखिर होता क्या है, अब हम ये देखेंगे। हाँ जी चलिए, अब हम देखेंगे इसमें रेखीय संवेग संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए जिस कॉन्सेप्ट की हम अब बात करने जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा कि जो रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम है, यानी कि रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये चीज़ अपने को देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम, संरक्षण के नियम, इसको हम बोलते हैं
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको ये बोला जाता है। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, फिर हम आपको इसकी डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और अगर इसको बोला जाए कि इसका मास m है और ये v वेग से चल रहा है, v वेग से ये क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। समय बीतता गया, t इज इक्वल्स टू टी टाइम पर इसे फिर से ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, और यहाँ पर ये फिर देखा गया कि यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या होता है, तो क्या आप कहेंगे कि वेग में कोई परिवर्तन हुआ है? तो हम कहेंगे कि वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया था। जब किसी वस्तु के ऊपर आप बाह्य बल अप्लाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि उसका मोमेंटम यानी कि संवेग जो पहले था वही बाद में होता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर इसका वेग u था और यहाँ पर इसका वेग v हो गया। तो अब जरा इस चीज़ को समझिएगा, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसका जो वेग u था ना, वो t समय बाद भी जो v बना है उसकी भी वैल्यू वही थी, यानी कि u और v आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। अब इसको समझिएगा कि क्या होता है। आप सब ने देखा था न्यूटन के गति के दूसरे नियम से कि F जो होता है वो होता है dp/dt, ऐसा आपने देखा था। इसको हम लिख सकते हैं F एक्सटर्नल यानी कि बाह्य बल, इसे हम लिख सकते हैं बराबर dp/dt, आप ये लिखेंगे। हम कह रहे हैं कि ये F एक्सटर्नल 0 है, मतलब आपने कोई भी बाह्य बल अप्लाई नहीं किया है, यानी कि F एक्सटर्नल 0 है। इसका क्या मतलब है कि dp/dt की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि dp/dt की वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, dp/dt 0 है, इसका मतलब ये होता है कि जो p आप देख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं इसे कि अगर हम अवकलन यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं किसी चीज़ को और उसकी वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब वो जो रहा होगा ना वो कांस्टेंट यानी कि एक नियत रहा होगा, कोई नंबर रहा होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसका मतलब p क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। और p कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि आप किसी भी टाइम देखो इसको, इसकी वैल्यू सेम होगी। और जब नियत, और जब सेम होगी तो इसका क्या मतलब है कि शुरुआत में इसका मोमेंटम अगर p1 मान लेते हैं और बाद में इसका मोमेंटम p2 मान लेते हैं तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर कुछ समय बाद और देखा जाए तो भी अगर उसकी वैल्यू p3 होती है तो भी ये आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट होने का मतलब इसको कंजर्व यानी कि संरक्षित बोलते हैं, ठीक है। हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पर मोमेंटम ये है p इनिशियल, या इसको p1 मान लो और इसको p2 मान लो, तो आप ये कहेंगे कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब कि p1 और p2 आपस में क्या है, बराबर है। कहने का क्या मतलब है आप ये भी देख लीजिए। p1 और p2 आपस में बराबर है, इसका मतलब ये है कि m इंटू यू और m इंटू वी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें इसी तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है, ठीक है। ये तो तब था जब एक बॉडी थी। मान लीजिए कि दो बॉडी हो तो क्या करेंगे। तो अब इस चीज़ को समझिए कि अगर दो बॉडीज हों तो क्या करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दो वस्तुओं के लिए या दो पिंडों के लिए, दो वस्तुओं के लिए। अब इसी चीज़ को हम दो वस्तुओं के लिए अप्लाई करेंगे फॉर टू बॉडी सिस्टम,
मतलब अगर दो वस्तुएं हैं तो किस तरीके से इसे अप्लाई किया जाएगा, अब ये अपने को देखना है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। ठीक है, इसका द्रव्यमान अगर m1 है और इसका द्रव्यमान अगर m2 है, ये जा रहा है u1 से और ये जा रहा है u2 से। ठीक है, अगर एक बॉडी आपका u1 से जा रही है, दूसरी बॉडी आपकी u2 से जा रही है, तो मान लीजिए कि ये दोनों बॉडी टकरा जाती हैं। टकराने का मतलब कि ये तभी टकराएगा जब u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा होगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये इससे टकराती, इसका मतलब इसका वेग जो होगा वो इससे ज़्यादा होगा। और मान लीजिए टकराने के बाद, अगेन टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद अगर द्रव्यमान तो इसका m1 इसका m2 ही रहेगा। मान लीजिए इसका वेग v1 हो गया और इसका वेग v2 हो गया। ये देखिए डायरेक्शन का पता नहीं है, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी अपने को पता नहीं है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए ये कोई बॉडी u1 से आ रही थी, ये u2 से जा रही थी, मतलब ऐसे ऐसे जाते जाते टकरा गई। तो ये आपस में ही खेल हो रहा है, आपने बाहर से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स यानी कि वाय बल की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। वाय बल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि शुरुआत में जो इसका मोमेंटम होगा यानी कि संवेग, जिसको P इनिशियल बोल दे, और जो बाद में इसका मोमेंटम होगा जिसको अपन बोलेंगे P फाइनल, इसकी वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो अगर हम करें कि कोई भी वाय बल नहीं लगाया जा रहा है यानी कि वाय बल की वैल्यू 0 है, तो P इनिशियल और P फाइनल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए सॉरी, अब यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ से ये बोलने वाले हैं। देखिए कई तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, हम डायरेक्ट आपको ये बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम शुरुआत में इनके मोमेंटम यानी संवेग की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए आप ये ले लो P1 और इसके लिए आप ले लो P2 बराबर, इसका संवेग मान लो P1 है, इसका संवेग P2 है, इसका संवेग आप P3 मान लो और इसका संवेग आप P4 मान लो। तो यहाँ पर बोलेंगे कि P1 P2 बराबर हो जाएगा P3 प्लस P4 के। ठीक है, अगर हम P1 की बात करें तो M1 U1 होगा, तो M1 U1। P2 की बात करें तो M2 U2, तो M2 U2 ये होगा इज इक्वल्स टू। P3 की बात करें M1 V1, तो ये M1 V1। P4 की बात करें तो इसका M2 V2, तो M2 V2। इस तरीके से हम ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए, ऐसे ही हमें अप्लाई करना होता है। इसमें क्या दिया होगा, इसमें इसका द्रव्यमान, इसका वेग ये दिया होगा। इसमें बोल देगा कि अगर मान लो एक बॉडी किसी v से जा रही है, मतलब किसी भी वेग से जा रही है, तो दूसरी बॉडी किस वेग से जाएगी। बस इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि ये तभी अप्लाई करते हैं हम जब इसके ऊपर या इस सिस्टम के ऊपर कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, चलिए अब आगे इसी में समझते हैं। ये तो दो बॉडीज़ के लिए था। अगर मान लीजिए कि n बॉडीज़ हों तो क्या करेंगे, अगर n बॉडीज़ हों तो क्या करेंगे। तो देखिए n बॉडीज़ हो तो भी कोई मतलब नहीं है, तो भी वही बात होगी। जैसा कि आप ये देखें वैसा उसमें भी देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से मानिए कि ये हम कंप्लीट यहीं पे करते हैं इसको, संवेग संरक्षण का नियम। अब इसमें हाँ कंप्लीट नहीं करते, अब जरा गोली और बंदूक का केस देख लेते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखिए हम कहते हैं यहाँ पर बुलेट नहीं, गन एंड बुलेट और गन की बात करते हैं, यानी कि गन और गोली की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए, चलिए भैया हमारी आर्ट तो इतनी बेहतर है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं बंदूक बनाने की। ये रही, ठीक है, हाँ अब ये रहा। अब यहाँ से मान लीजिए कि ये इसी के अंदर गोली है, ये गोली है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये गोली है आपकी।
अगर हम बंदूक का द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल एम और गोली का द्रव्यमान मान लेते हैं छोटा वाला एम, ठीक है। बंदूक से देखो, बंदूक से जब गोली निकलती है तो झटका देती है, झटका देती है। इसका मतलब आप पहले ही समझ जाइए कि अगर गोली आगे की तरफ गई, अगर हम बात करते हैं बुलेट यानी गोली, गोली अगर आगे की तरफ गई मान लो कि v2 वेग से, तो हमसे ये पूछेगा ना कि जो बंदूक है यानी गन है वो पीछे की तरफ झटका देगी कितने वेग से, तो मान लेते हैं v1 वेग से, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में यही चीज़ पूछेगा कि अगर मान लो कि गोली निकली 100 मीटर पर सेकेंड से, तो ये बताओ बंदूक कितने वेग से झटका देगी, ठीक है। तो अपने को देखो सब कुछ दिया होगा, द्रव्यमान दिया है, ये दिया, लेकिन शुरुआत समय में ये सब कुछ रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब विरामावस्था में है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे, अब देखिए बंदूक और गोली, इसमें भी हमने गोली को ऐसा नहीं कि ऐसे मारा है, गोली को हमने नहीं मारा है, ठीक है। बस एक हम छोटा सा वो क्या होती है अरे दबाने के लिए, तो हम बंदूक की जो, अरे इसको क्या बोलेंगे, अरे समझ गए ना, मतलब हम गोली जब चलाते हैं तो ऐसे जब दबाते हैं तो हमने बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, मतलब उतना ज़्यादा नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आप ये कहेंगे कि जो गोली और बंदूक के बीच की बात है ना, इसमें हमने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया है। यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि P इनिशियल और P फाइनल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो फाइनल कंडीशन आपको ये दिख रही है, इसे बोलेंगे P फाइनल, और शुरुआती कंडीशन आपको ये दिख रही है, इसे बोलेंगे P इनिशियल। अगर P इनिशियल की बात करें तो बताइए बंदूक का वेग कितना है शुरुआत में, तो कहेंगे 0। गोली का वेग कितना है, तो आप कहेंगे शुरुआत में 0, बराबर। बंदूक का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, इसका वेग कितना है, v1, ठीक है। प्लस में अभी हम कुछ चीज़ आपको बताते हैं। अच्छा, आप ये देख रहे हैं इधर की तरफ को चलो निगेटिव ले लो और इधर की तरफ को पॉजिटिव ले लो, और पहले ही आपको पता है कि अगर गोली उधर जाएगी तो बंदूक ऑब्वियस सी बात है पीछे की तरफ तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे देखो m v1 हो गया, लेकिन ये इधर की तरफ है तो इसे आप निगेटिव ले लो, ठीक है। प्लस में बुलेट का मास कितना है m, वेग कितना है v2, और किधर की तरफ है, आगे की तरफ, तो ये हो जाएगा। तो 0 बराबर आप देख रहे हैं कि ये आएगा माइनस m v1 प्लस m v2, ये आएगा। इसको आप इधर लेके आइए, तो m v1 इज इक्वल्स टू m v2 आपका ये बनेगा, यानी कि संवेग संरक्षित रहेगा। अब बात को समझिएगा, मान लीजिए कि ये दिया है कि गोली का वेग इतना है, इतना का मतलब मान लीजिए क्वेश्चन में 100 मीटर पर सेकेंड दिया हो, तो हमसे पूछेगा ये बताओ बंदूक कितने वेग से झटका देगी या कितने वेग से पीछे की तरफ जाएगी। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप करेंगे कि v1 बराबर आप m को इसके नीचे भेज देंगे, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू v2, ये आपका आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से आंसर निकाला जाएगा। जब भी बंदूक और गोली का केस आए तो आप हमेशा संवेग संरक्षित कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो बंदूक और गोली का केस था। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मान लीजिए कोई बम फटा, कोई बम आया और आने के बाद फटा, तो जब कोई बम फटा तो उस समय किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, अब उस चीज़ को समझिएगा। हम बात कर रहे हैं बम एक्सप्लोजन की, यानी कि हम कहेंगे कि बम का फटना, ठीक है, बम फटा। अब देखिए मान लीजिए कि ये कोई बम था, ठीक है, और ये फटा, और फटने के बाद एक इस तरफ गया एक टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा मान लीजिए इस तरफ गया, अरे किधर भी जा सकता है, उसकी चिंता नहीं है, बस आप समझिए इसको। एक इस तरफ गया और मान लीजिए एक इस तरफ गया, ये टुकड़ा इधर गया, इसका टोटल मास कैपिटल M था,
इसका मास m1 और इसका मास m2 और इसका मास m3 था। मान लो कि ये हुआ। हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये इधर की तरफ v1 वेग से गया, ये इधर की तरफ v2 वेग से गया और ये इधर की तरफ गया है v3 वेग से, तो अब मान लीजिए कि v1 और v2 दिया हो और v3 हमसे पूछे तो हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमसे ये बोल दे इसमें कि जो दो टुकड़े थे, एक ये और एक ये, इधर जा रहा है इधर जा रहा है इतने वेग से, तो ये बताइए ये किधर जाएगा और कितने वेग से जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखिए। हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि किधर को जा रहा है, हमसे बस ये पूछ रहा है उसका वेग बताइए। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर बताइए कि बम फटने में क्या हमने कोई हेल्प की है या क्या हम इसको हथौड़ी से मार के फोड़े हैं? नहीं फोड़े हैं ना। मतलब एक आपने उसमें से पिन निकाला, बम फटा, बम के 3 टुकड़े हुए, अब 2 टुकड़ों का वेग दे दिया है, तीसरे का पूछता है कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, इसका मतलब इनका मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा। तो हम बोलेंगे कि P इनिशियल और P फाइनल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से समझिए कि अगर हम P इनिशियल की बात करें तो क्या बम के पास कोई स्पीड थी शुरुआत में? तो आप कहेंगे नहीं, रेस्ट पे थी। तो द्रव्यमान कितना है? m। रेस्ट पे का मतलब वेग कितना है? 0। तो शुरुआती में इसका संवेग कितना था? 0 था, मतलब कुछ नहीं। आप ये रखिए बराबर। P फाइनल में m1 की बात करें तो हम कहेंगे कि m1 v1 अब वेक्टर प्लस वेक्टर फॉर्म में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब यहीं से बात करें अगर इसकी, तो हम लिखेंगे ये m2 और इसका वेग v2 है तो m2 v2 ये लिखेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये हम लिखेंगे प्लस m3 v3 वेक्टर, ये हम लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर ये 2 चीज़ें दे रखी हों, मतलब ये और ये दे रखा हो, हमसे पूछ रहा हो कि v3 की वैल्यू क्या होगी, इसको ज़रा इधर लेके आइए। तो माइनस m3 v3 बनेगा इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 ये बनेगा। अब यहाँ से आपको v3 वेक्टर निकालना है तो आप लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में आप लिख देंगे माइनस m3, और इस तरीके से पता चल जाएगा कि जो तीसरा टुकड़ा था उसका वेग यानी कि उसकी स्पीड कितनी होगी। माइनस प्लस वो अपने आप आएगा, उसको आपको लेके चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, नॉर्मली इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने वेग से ये मूव करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक केस हम आपको और